जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए और कई सारे स्टेट पीएससीज के पेपर्स को हमने डिटेल में एनालिसिस की है। नाउ बात करेंगे सीएपीएफ के पेपर की। देखिए सीएपीएफ के अंदर हमने 2022 यानी जो रिसेंट वाला पेपर हुआ है इसकी डिटेल्ड एनालिसिस ऑलरेडी कवर कर ली है। नाउ इस वीडियो में बात करेंगे 2021 के पेपर की। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जो हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है इसमें सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज चीज़ों को सेग्रीगेट करके प्रत्येक क्वेश्चन के डेप्थ में जाएंगे। बिकॉज कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन के ऑप्शन से अगेन क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं और उस क्वेश्चन के बैकग्राउंड को समझ लेने पर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अगेन जब उस टॉपिक से क्वेश्चन बने तो उसके जो इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे भी बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो साइंस सेक्शन से हैं, तो सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। हिस्ट्री में भी स्पेशली हम बात करेंगे एंशिएंट वाले सेक्शन की। तो क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक एंशिएंट हिस्ट्री का पहला सवाल है। अकॉर्डिंग टू ईयरली इंडियन फिलोसोफर्स व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन पंच तत्व। तो पंच तत्व के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से जो हैं वो पंच तत्वों में शामिल हैं। तो आपने ये सुना होगा क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा पंच तत्व से बने शरीरा, यानी अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस, ये जो 5 तत्व हैं वो माने जाते हैं कि ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो गैस नहीं है और जो कि ऑप्शन ए में है तो एलिमिनेट करेंगे हम। सेकेंड अगर देखें तो ये ठीक लग रहा है, थर्ड भी यहाँ पे गलत है। और फोर्थ में देखिए लैंड की बात की गई, लैंड नहीं बल्कि स्काई देखने को मिलता है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस, ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो इंडियन फिलोसोफर के द्वारा पंच तत्व के रूप में बताए गए हैं। सो यहाँ अगर हम देखें तो 39 नंबर तक ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 40th नंबर से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 40th नंबर का क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान हैड बीन अबेंडन ड्यूरिंग, यानी चोलिस्तान के क्षेत्रों में जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स हैं ये किस टाइम पीरियड में अबेंडन यानी खाली देखने को मिलने लगे। दोस्तों ये थीम्स एनसीईआरटी है, यानी जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स आती हैं इनमें थीम सीरीज़ की एनसीईआरटी की ये पहली बुक है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से डील करती है। थीम 1 यानी चैप्टर 1 में ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स को हमने डिटेल में कवर भी किया था हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ के टाइम पे। तो ये जो हमारा सेक्शन है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और इस चैप्टर को जब हमने कवर किया तो मैंने आपको बताया था कई सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से ऑलरेडी पूछे गए हैं जिसे हमने सेपरेट पीवाईक्यू सीरीज़ में कवर भी किया है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था चोलिस्तान के विषय में, तो डायरेक्टली इस बुक से आप देख सकते हैं कि ये सवाल फ्रेम किया गया है और हमसे मेच्योर हड़प्पन साइट्स के बारे में पूछा गया है। तो जैसा कि हमने जब बात की जो हड़प्पन साइट्स हैं ये किस तरीके से, जो इनका एंड पीरियड था बेसिकली, किस तरीके से ये जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म होती हैं, एंड ऑफ द सिविलाइजेशन पर हमने बात की थी। तो इस टाइम पे ये साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं कि 1800 BCE तक जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स हैं चोलिस्तान रीजन में ये अबेंडन देखने को मिलने लगे, यानी कई सारे जो घर हैं इनका परित्याग कर दिया गया और ऑब्वियसली अबेंडन साइट्स देखने को मिलने लगी। और हालांकि इसके बाद कई जगहों पे पॉपुलेशन का एक्सपेंशन भी हुआ, यानी और नए नए सेटलमेंट्स भी देखने को मिले उसी टाइम पीरियड में। बट 100-150 सालों के बाद लगभग सारे ही जगहों में काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले। और दोस्तों जब हमने कॉजेज़ पर बात की तो मैंने आपको बताया था कि इतिहासकारों में बहुत ज़्यादा मतभेद है जब बात आती है कि किन कारणों से हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई होगी। लेकिन मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था जब हमने ये चैप्टर डिस्कस किया था कि सभी कारणों में जो सबसे प्रबल कारण होगी, जो सबसे मजबूत एविडेंस होगी, वो ये कि काफ़ी सीवियर चेंजेस देखने को मिले होंगे मौसम में, या तो बाढ़ की सिचुएशन देखने को मिली होगी या फिर कंप्लीट सुखाड़ देखने को मिला होगा। कुछ इस तरीके के चेंजेस देखने को मिले होंगे। जैसे यहाँ पे भी बताया गया हो सकता है एक्सेसिव फ्लड हो या शिफ्टिंग हो रिवर्स का। तो इन सभी कारणों में सबसे प्रमुख कारण यही माने जाते हैं। तो ये हमने देखा, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से फ्रेम किया गया क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 1800 BCE। देखिए मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन सभ्यता का जो करेक्ट टाइम पीरियड माना जा सकता है वो है 2500 से 1750 BCE तक का,
ये BCE क्या है, AD और BCE के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब कुछ हमने 6th क्लास की NCERT के चैप्टर फर्स्ट में ही डिस्कस किया है। तो इस टाइम पीरियड से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑब्वियसली 1750 में कम्प्लीटली अबेंडन देखने को मिली, तो 1700 यहाँ पे है, 1800 है, ये दोनों तो होंगे नहीं, और ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑब्वियसली 1800 BCE वाला टाइम पीरियड होगा। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे, इसलिए ओवरऑल आपको टाइम पीरियड का ध्यान होना चाहिए। दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। माध्यमिका करिका द बेसिक टेक्स्ट ऑफ माध्यमिका स्कूल वाज कंपोज्ड बाय। तो माध्यमिका स्कूल के विषय में मैंने आपको लास्ट के लेक्चर्स में बताया है। इनफैक्ट हमने CDS के लिए जब एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ को स्टार्ट किया तो फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बहुत डिटेल में माध्यमिका स्कूल पर बात की। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, स्पेशली जो अभी मैंने रिसेंटली सीरीज़ स्टार्ट की है फॉर CDS स्पेशली, बट उनमें जो सवाल होंगे वह सिविल सर्विसेज CAPF के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था नागार्जुन के विषय में कि नागार्जुन का टाइम पीरियड जो है वो 2nd सेंचुरी AD का आप कह सकते हैं, और ये महायान बुद्धिस्ट थिंकर हैं, लेकिन ये माध्यमिका फिलोसफी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और माध्यमिका स्कूल कह लें आप या शून्यवाद भी कहा जाता है। मैंने कई बार ये बताया बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, और भी कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि महायान बुद्धिस्ट के अंदर ही माध्यमिका स्कूल देखने को मिलता है। आई होप कि आपको माध्यमिका स्कूल जो कि महायान बुद्धिज्म का पार्ट है, तो महायान और हीनयान के बीच डिफरेंसेस आपको पता होंगे, हमने बेसिक बुद्धिस्ट के लेक्चर के टाइम पे कवर किया था। और एक बात और ध्यान रखिए नागार्जुन के विषय में कि इन्होंने ये बुक तो खैर लिखी है माध्यमिका करिका, इसके अलावा ये कंटेम्पररी थे गौतमीपुत्र सातकर्णी के, और गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से थे? सातवाहन वंश से। मैंने आपको बताया था सातवाहन वंश जो कि डेक्कन इंडिया में देखने को मिलेगा, स्पेशली कर्नाटक वाले रीजन में। ये किनके द्वारा फाउंड किया गया था सातवाहन वंश? तो ये फाउंड किया गया था सिमुक के द्वारा। ये नाम ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सिमुक। और इनके बारे में सबसे यूनिक बात तो ये थी कि लेड के कॉइन इशू किए गए थे, राइट। तो जैसे कि हम लोग नॉर्दर्न इंडिया में गोल्ड और बाकी चीज़ों के कॉइन्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं एंशिएंट पीरियड के टाइम में, बट यहाँ पे लेड के कॉइन्स ज़्यादा इशू किए गए थे। इसके अलावा एक और बात जरूर ध्यान रखिए, प्राकृत भाषा को नर्चर किया गया था। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर नागार्जुन है, बट इनके ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इनसे सवाल भी कई बार पूछे गए हैं। तो असंग के बारे में भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि असंग वाज द फाउंडर ऑफ योगचार स्कूल। योगचार या विज्ञानवाद स्कूल भी कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। और ये महायान बुद्धिस्ट थिंकर हैं, और इनके ब्रदर का नाम वसुबंधु है, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है। और वसुबंधु के बारे में आपने नाम ज़रूर सुना होगा बिकॉज कई बार पूछा जाता है इनके बुक्स के बारे में। तो ये भी अगेन ध्यान रखिए कि वन ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क, और इनफैक्ट नालंदा के टीचर भी थे, और ये गांधार से अपना ताल्लुक़ रखते थे, गांधार से बिलोंग करते थे। इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है, ऑब्वियसली ये वन ऑफ द मेन फाउंडर तो है ही योगचार स्कूल के। इसके अलावा इनकी काफ़ी फेमस बुक है, बुक का नाम है अभिधर्म कोश। ध्यान रखिएगा, अभिधर्म कोश जो बुक है ये वसुबंधु की बुक है। और ये जो बुक है अभिधर्म कोश, इसी बुक को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, वसुबंधु के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा धर्म कीर्ति, देखिए इनसे अभी तक सवाल नहीं बना है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं पूछे जाने के। तो एक एक जो यहाँ पे मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इन चीज़ों को ज़रूर आप नोट करें, बिकॉज सिविल सर्विसेज में अगर आप देखें पास्ट ईयर के ट्रेंड को, तो एंशिएंट हिस्ट्री से जो ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं वो पर्सनैलिटी बेस्ड हैं। और इनमें जो सबसे, जैसे अभी रिसेंटली जो सवाल पूछा गया सिविल सर्विसेज 2022 में, तो जो 2 सवाल पूछे गए इन दोनों में ही आप कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी स्पेसिफिक सवाल थे। जो टेक्स्ट वाला सवाल था वो भी बहुत हद तक था। इसके अलावा एक तो डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि कौन से बुद्धिस्ट थिंकर हैं और कौन से जैन स्कॉलर हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, जो धर्म कीर्ति हैं ये ऑब्वियसली बुद्धिस्ट फिलोसोफर हैं 7th सेंचुरी के, और इनफैक्ट ये नालंदा से अपना संबंध रखते हैं, ये भी अगेन नालंदा के टीचर हैं। और इनकी जो सबसे फेमस बुक है, इसका नाम ध्यान रखिए, प्रमाणवर्तिका। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है बट पूछा जा सकता है सिविल सर्विसेज में स्पेशली। हालांकि आप अगर इतना भी ध्यान रखें, धर्म कीर्ति वाज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट फिलोसोफर है, तो हो सकता है ऑप्शन में आप एलिमिनेट कर लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हालांकि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है? नागार्जुन। ध्यान रखिए, और नागसेन से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मैंने आपको बताया था नागसेन जो है वो नागसेन का जो मुख्य संबंध है वो मिनेंडर के साथ है, राइट। और काफ़ी जो प्रमुख बुक है मिलिंद पन्हो, ये जो बुक है यही इन दोनों के बीच के डायलॉग्स हैं, नागसेन और मिनेंडर के। तो ये सब कुछ हमने बुक्स वाली वीडियोज़ में डिस्कस किया है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ भी ऑथर से ही सवाल पूछे गए हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं बुक्स से, तो इसलिए बुक्स पर हमने ऑलरेडी सेपरेट सीरीज़ कवर की है। सो आपको यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड पेयर को आइडेंटिफाई करना है। सोमदेव के द्वारा क्या कथा सरित सागर पुस्तक लिखी गई है, अश्व घोष के द्वारा बुद्ध चरित, बिल्हण के द्वारा विक्रम देव चरित और कालिदास जी के द्वारा वासवदत्ता। तो देखिए इनमें जो ए बी सी हैं ये बिल्कुल करेक्टली मैच है। जो ऑप्शन डी है ये करेक्टली मैच नहीं है, बिकॉज वासवदत्ता या फिर स्वप्न वासवदत्ता जो बुक है ये लिखी गई है भास के द्वारा, ना कि कालिदास के द्वारा। तो यहाँ पे भास के साथ पेयरिंग होनी चाहिए, जो कि गलत है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी है, बिकॉज हमसे नॉट करेक्टली मैच पेयर पूछा गया था। दोस्तों अश्व घोष पर हमने कई बार डिस्कशन किया है। इनफैक्ट हमारी जो सीरीएस की जो एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ है इस पर भी हमने बात की अश्व घोष पर, कि अश्व घोष जो है ये काफ़ी फेमस है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है संस्कृत भाषा के अंदर, और पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित। ऑब्वियसली ये गौतम बुद्ध की बायोग्राफी पे बेस्ड है, तो ध्यान रखिएगा। और अश्व घोष जो है ये सरवस्तीवाद बुद्धिज़्म से अपना संबंध रखते हैं, सरवस्तीवाद बुद्धिज़्म के फॉलोवर हैं। और अलग अलग बुद्धिज़्म के अंदर जो सरवस्तीवाद हैं और भी अलग अलग जो फैक्शंस हैं इन पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। और ये पोएट और ओरेटर के साथ साथ ऑब्वियसली ड्रामेटिस्ट हैं। तो इनके बारे में सबसे खास बात जो आपको ध्यान रखनी है अश्व घोष के विषय में, कि ये अपना संबंध कनिष्क के दरबार से रखते हैं। कनिष्क कुषाण वंश के राजा हैं और शक संवत के लिए काफ़ी फेमस है। तो ध्यान रखिएगा कि कनिष्क के दरबार से अपना संबंध रखते हैं अश्व घोष। इसके अलावा अगर बात करें बिल्हण की, तो देखिए बिल्हण और कल्हण ये दो सेपरेट ऑथर हैं, कंफ्यूज नहीं करना है इन दोनों के बीच। हालांकि जो दोनों की बुक्स हैं ये कश्मीर के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, कश्मीर के जो किंग्स हैं उनके इतिहास से संबंध रखती हैं, और दोनों ही कश्मीर से बिलोंग भी करते हैं। लेकिन इनके टाइम पीरियड में लगभग 1 सेंचुरी का गैप है। बिल्हण 11th सेंचुरी के ऑथर हैं और कल्हण जो है वो 12th सेंचुरी के ऑथर हैं। इनकी बुक्स से ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे, बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है बिल्हण के द्वारा 2 प्रमुख पुस्तकें हैं बिल्हण की। पहली पुस्तक तो चौर पंचसिका है, चौर पंचसिका। और कल्हण के विषय में आप सबको पता है, राज तरंगिनी काफ़ी फेमस बुक है जो कि कश्मीर के किंग्स की हिस्ट्री पर बेस्ड है। तो बिल्हण के बारे में एक और बुक है चौर पंचसिका के अलावा, और वो जो बुक है ये है विक्रम देव चरितम। इसके पीछे हालांकि ये स्टोरी है, जैसे बताया जाता है बिल्हण फेल इन लव विथ डॉटर ऑफ किंग। तो इसके बाद क्या होता है, व्हेन दे वर डिस्कवर्ड, तो बिल्हण को जेल की सज़ा दे दी जाती है, और उसी टाइम पे जेल के अंदर ही ये चौर पंचसिका बुक लिखते हैं। इसके बाद ये काफ़ी टाइम के बाद अपने घर को छोड़ देते हैं, और जो वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी होती है उस टाइम पे, जिसके किंग होते हैं विक्रमादित्य 6th, और विक्रमादित्य 6th के दरबार में ही ये काम करते हैं। काफ़ी इन्हें ऊंचा पद और सम्मान दिया जाता है विक्रमादित्य 6th के द्वारा, और इस कारण ये जो बुक है विक्रम देव चरितम ये विक्रमादित्य की स्टोरी पर रिवॉल्व करती हैं। तो इस तरीके से ये नाम है विक्रम देव चरितम। हालांकि आपको पुस्तक का नाम जरूर ध्यान रखना है। तो 2 पुस्तकें हैं बिल्हण के द्वारा, पहली तो हमने बात की चौर पंचसिका की, और दूसरी है विक्रम देव चरितम। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही मैच है। तीसरा मैंने बताया वासुदत्ता के विषय में। तो भास के विषय में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑब्वियसली ये वन ऑफ द अर्लीस्ट प्ले राइट है। देखिए प्ले राइट उन्हें कहा जाता है जो प्लेज लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, राइट। हिंदी में नाटककार कहते हैं। तो भास की कई सारी हालांकि पुस्तकें हैं, स्वप्न वासवदत्ता हैं। इसके अलावा एक ऊरुभंग नाम की पुस्तक है, ये भी भास के द्वारा लिखी गई है। तो एक और 2 और पुस्तकें हैं, जैसे मध्यम आयोग नाम की पुस्तक है। दोस्तों कालिदास की जो काफ़ी फेमस प्ले है मालविकाग्नि मित्र नाम से, इनके वन ऑफ द फर्स्ट लाइन आप देखें तो इन्होंने जिक्र किया है भास का, सेल वी नेग्लेक्ट द वर्क्स ऑफ सच इलस्ट्रियस ऑथर सच इज भास। और 1-2 और ऑथर के नाम इन्होंने बताए हैं, जैसे सोमिल नाम के ऑथर के बारे में बताया है, ये भी अगेन आप ध्यान रखिए एंशिएंट ऑथर हैं। इसके अलावा कविपुत्र के बारे में बताया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इनफैक्ट ऑथर्स के द्वारा जो इतने महान लेखक हैं इनके द्वारा भी सम्मान दिया गया है भास को। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। और दोस्तों अगर बात करें सोमदेव के कथा सरित सागर की, तो ये जो बुक है कथा सरित सागर ये भी कश्मीर के इतिहास से ही संबंध रखती है। कश्मीर के किंग अनंत की स्टोरी पर बेस्ड है। 11th सेंचुरी की अगेन ये स्टोरी है। तो ध्यान रखिएगा बुक का नाम। और ये मैं स्टोरीज़ क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे अगर सिविल सर्विसेज के या अन्य परीक्षाओं के, तो कई बार इन स्टोरीज़ पे बेस्ड सवाल पूछ लिए गए हैं। जैसे कई बार पूछ लिया गया है, बताइए मृच कटिकम की स्टोरी की थीम क्या है। तो इस तरह की बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये सवाल आप कह सकते हैं आर्ट एंड कल्चर पे बेस्ड है। इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट
बुद्धाज इमेज आर लार्जली कार्व्ड इन। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में गौतम बुद्ध की जो इमेजेस हैं ये कौन सी मुद्रा में कार्ड की गई हैं? ध्यान मुद्रा में, अभय मुद्रा में, धर्म चक्र मुद्रा में, या फिर वराद मुद्रा में? तो अगर आप चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट की है मुद्राज के ऊपर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको याद हो तो सिविल सर्विसेज आई थिंक 2013 में भूमि स्पर्श मुद्रा पर सवाल भी पूछा गया है। तो इस जो मुद्रा वाली वीडियो है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ज़रूर देखिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वैसे इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, अभय मुद्रा। तो यहाँ पे मुद्राज पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया विथ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे मैं स्कूल ऑफ आर्ट पर बात करूँगा। दोस्तों अगर बात करें गौतम बुद्ध के इमेजेस और स्कल्पचर की, तो ये बेसिकली रीजन वाइज अगर हम देखें तो 3 तरीके से देखने को मिलते हैं, गांधारा, मथुरा और अमरावती। तो अगर आप इनके क्षेत्रों को समझें तो काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा लगा पाएंगे। जैसे अगर गांधारा की बात करें तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान वाले रीजन में, मथुरा यूपी वाले रीजन में और अमरावती आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। तो इनके बीच के बेसिक डिफरेंसेस आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे अगर बात करें गांधारा स्कल्पचर की, तो कुषाणा रूलर के द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था, और सबसे खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ग्रेको रोमन आर्ट देखने को मिलता है, यानी ग्रीस और रोमन ये दोनों ही इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं। तो जो ग्रीक मेथडोलॉजीज़ हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और सबसे खास बात तो यही है कि जो गांधारा स्कूल के जो इमेजेस हैं या जो स्कल्पचर हैं, ये इनमें गौतम बुद्ध को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक दिखाया गया है मथुरा और अमरावती के मुकाबले। जबकि आप मथुरा के इमेजेस देखेंगे, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के, तो ये भी अगेन कुषाणा रूलर के द्वारा पैट्रोनाइज किए गए हैं। और हालांकि जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि मथुरा स्कूल में रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है, लेकिन गांधारा स्कूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है। क्या ये बात इंपॉर्टेंट है? हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है सिविल सर्विसेज में, तो ध्यान रखिएगा। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है, जबकि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में रेड सैंडस्टोन का। और जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया कि मथुरा स्कूल में गौतम बुद्ध को डिलाइटेड मोड में दिखाया गया है। तो ये मैंने मुद्रा वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद इमेजेस, तो ज़्यादा आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में गौतम बुद्ध को डिलाइटेड मोड में दिखाया गया है, जबकि जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है इनमें आप देखें तो मोर स्पिरिचुअलिस्टिक दिखाया गया है। बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये मतलब ग्रेट डिटेल दिया गया है एक एक बॉडी के डिपिक्शन पर, और ऑब्वियसली ये ग्रीक मेथडोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं, तो इस तरीके के इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलते हैं। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की अगर बात करें तो इनमें जो गौतम बुद्ध के इमेजेस हैं ये मेनली वाइट मार्बल के देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली मथुरा और अमरावती तो इंडिजीनस होंगे, यानी भारत के अंदर के, और गांधारा तो इंडिजीनस नहीं कहलाएगा। और अमरावती, अगर अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर देखें तो सातवाहन किंग के द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था। तो इन सभी मुद्राओं के बारे में आपको एक अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, मैंने स्पेसिफिक जो मुद्रा वाली वीडियो बनाई है उसके द्वारा। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द मौर्यन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्रा हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ, यानी जो पाटलिपुत्रा है जो कि ऑब्वियसली मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, ये किन रिमेन से अपना संबंध रखती हैं? बुलंदी बाग और राजगृह से, कुमराहर और मोचरीम से, कुमराहर और बुलंदी बाग से, या फिर कुमराहर और जलालगढ़ से? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, कुमराहर और बुलंदी बाग। और ये दोनों जो रीजन है ये पटना के हैं, पटना से संबंध रखते हैं, और ऑब्वियसली ये मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्रा से एसोसिएटेड थी। हालांकि ये काफ़ी बाद में एक्सकेवेट की गई हैं, आई थिंक 1913 के आसपास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सातवाहनाज आर आइडेंटिफाइड इन द पुराणाज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है थीम्स एनसीईआरटी से। तो दोस्तों सातवाहन डायनेस्टी के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था, जो कि वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, और टाइम पीरियड 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी AD तक का देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया सातवाहन डायनेस्टी के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि पुराणों में अगर आप देखें तो आंध्रस के रूप में रेफ़र किया जाता है इन्हें, पहली बात तो यही आपको ध्यान रखनी है, और ये रीजन स्पेसिफिक भी है।
और इसके अलावा जो सबसे खास बात है वो ये कि इनके जो नाम हैं किंग्स के वो मेट्रोनीमिक देखने को मिलते हैं, यानी जो नाम है वो मदर से डिराइव्ड होते हैं, जैसे गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। और ये प्राकृत भाषा होने के कारण संस्कृत से थोड़ा अलग है, ऑब्वियसली ये गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी कहा जा रहा है। और इसी तरीके से आगे श्री वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुयमी। तो इस तरीके से जो नाम है वो किंग्स के वो मदर से डिराइव्ड है। हालांकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो सोसाइटी थी वो पेट्रियार्कल ही थी, बट ये नाम बहुत यूनिक है, आपको ध्यान रखना है, मेट्रोनीमिक नेम्स देखने को मिलते हैं। तो ये तो खैर काफ़ी आसान सवाल है, बट सातवाहन डायनेस्टी से कई सारे कठिन सवाल भी आते हैं, भाषा और बाकी चीज़ों पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सब कुछ हमने कवर किया। सबसे पहले तो 6 to 8 तक की एनसीईआरटी को हमने डिटेल में कवर किया था और प्रत्येक चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किया। इसके बाद थीम्स की एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर कई सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, उनमें भी इन कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उन सीरीज़ में भी कई सारे हमने हिस्ट्री के लेक्चर्स को कवर किया है और उनमें भी ये चीज़ें बहुत बार रिपीट हुई हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो सीरीज़ आपको हेल्पफुल लग रही होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।